मोदी ने देश हित में जो काम किया है उसकी वजह से विपक्ष कहीं का नहीं रह गया। विपक्ष के लोग समझ नहीं पा रहे कि पीएम मोदी से मुकाबला कैसे करें। एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया है। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने आज शपथ ग्रहण की। उनके शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। वहीं बीजेपी ने शपथ समारोह से लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। इसे लेकर भाजपा की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुख्य न्यायाधीश चुने गए जस्टिस सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक बार फिर गायब थे। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ हैं या उन्होंने एक जरूरी संवैधानिक कार्यक्रम में हिस्सा क्यों नहीं लिया। आप दर्शक अगर मानते हैं कि शपथ कार्यक्रम में राहुल गांधी को जाना चाहिए था तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखें। इस खबर में आगे बताएंगे आपको सब कुछ डेटा में, तो बने रहिए हमारे सच अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से निवेदन है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, अगले महीने की 1 तारीख से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार 10 नए बिल पेश करेगी। संसद के शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले बिल में एटॉमिक एनर्जी बिल 2025, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण बिल शामिल है। इनमें सबसे अहम एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 है। ये बिल प्राइवेट कंपनियों को न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की इजाजत देगा। इस शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले महत्वपूर्ण विधेयक पर एक नजर डालते हैं। पहला, परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025। ये बिल भारत में परमाणु ऊर्जा के उपयोग और रेगुलेशन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। ये बिल प्राइवेट कंपनियों को न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की इजाजत देता है। अभी देश में सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट NPCIL जैसी सरकारी कंपनियों के जरिए बनाए जाते हैं। नए बिल में बदलाव के बाद भारतीय और विदेशी दोनों तरह की प्राइवेट कंपनियां न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन में आ सकेंगी। दूसरा, उच्च शिक्षा आयोग विधेयक। प्रस्तावित कानून विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वतंत्र और स्वशासी संस्थान बनाने और मान्यता और स्वायत्तता की एक मजबूत और पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए भारत के एक उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। तीसरा, नेशनल हाईवे अमेंडमेंट बिल, राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयक भी परिचय के लिए सूचीबद्ध है। इस विधेयक के पारित होने के बाद हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण में तेजी आएगी। नेशनल हाईवे अमेंडमेंट बिल जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज और अधिक ट्रांसपेरेंट बनाएगा ताकि नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट में देरी कम हो सके। चौथा, कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक 2025 भी सरकार के एजेंडे में शामिल है। इसका उद्देश्य व्यवसाय करने में आसानी की सुविधा के लिए कंपनी अधिनियम 2013 और LLP सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 में संशोधन करना है। पांचवा, प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक। सरकार इस सत्र में प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक यानी कि SMC 2025 पेश कर सकती है। ये बिल भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, डिपॉजिटरी अधिनियम और प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम के प्रावधानों को एक तर्कसंगत एकल प्रतिभूति बाजार संहिता में संकेतित करने का प्रस्ताव करता है। छठा, संविधान संशोधन से जुड़ा बिल। सरकार इस सत्र में संविधान के 131वें संशोधन का प्रस्ताव सरकार के एजेंडे में है। इस बिल के तहत खास तौर पर चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश को संविधान के आर्टिकल 240 के दायरे में लाया जाएगा। आर्टिकल 240 के तहत केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बना सकती है जिन्हें कानून का दर्जा मिलता है। हालांकि बुलेटिन के तहत केंद्र सरकार की तरफ से सफाई भी आ गई है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम संशोधन बिल। कंपनियों और लोगों के बीच विवाद अक्सर सालों तक कोर्ट में पेंडिंग रहते हैं। आर्बिट्रेशन और सुलह संशोधन बिल 2025 का मकसद आर्बिट्रेशन के फैसलों को चुनौती देने की प्रक्रिया को आसान बनाना और विवादों का तेजी से समाधान करना है। इसके अलावा पिछले सत्र के 2 विधेयक भी विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध है। संसदीय बुलेटिन के अनुसार वर्ष का पहला अनुपूरक बजट भी एजेंडे में है। संसद का शीतकालीन सत्र आगामी 1 दिसंबर को शुरू होगा। कुल 15 कार्य दिवस वाला ये सत्र 19 दिसंबर को समाप्त होगा। दर्शकों, चुनाव में लगातार मिल रही हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का राग अलाप रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता शशि थरूर बीजेपी को बड़ा सियासी हथियार थमा दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप और न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के बीच हुई गर्मजोशी भरी मुलाकात की सराहना की।
थरूर ने कहा कि लोकतंत्र को ऐसे ही काम करना चाहिए और भारत में भी ऐसी ही भावना देखने की उम्मीद जताई। वहीं शशि थरूर की इस टिप्पणी पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ये संदेश लेने की सलाह दी है। आपको बता दें कि ये मुलाकात न्यूयॉर्क सिटी मेयर चुनाव के दौरान एक दूसरे पर तीखे हमले करने के कुछ महीनों बाद हुई थी, लेकिन व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं ने आपसी सद्भाव दिखाया। शशि थरूर ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि लोकतंत्र को ऐसे ही काम करना चाहिए, चुनाव में अपने विचारों के लिए पूरी ताकत से लड़िए, लेकिन नतीजे आने के बाद देश हित में साथ मिलकर काम करना चाहिए। मैं भारत में ऐसा और देखना चाहूंगा और मैं अपना हिस्सा देने की कोशिश भी कर रहा हूं। दर्शकों, ये पहली बार नहीं जब शशि थरूर ने किसी मुद्दे पर कांग्रेस से अलग राय रखी हो। इसके पहले हाल ही में 18 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक मीडिया फंक्शन में दिए गए भाषण की शशि थरूर ने जमकर तारीफ की थी, जिस पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने सवाल भी उठाया था। कांग्रेस नेता ने पूछ लिया था कि कांग्रेस के सिद्धांतों के खिलाफ नीतियों वाली बीजेपी की नीतियां देश के लिए मदद कैसे कर रही हैं, और अगर थरूर बीजेपी की नीतियों से सहमत है तो कांग्रेस में क्यों है। कांग्रेस की एआईसीसी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी कहा था कि उन्हें पीएम के भाषण की तारीफ करने का कोई कारण नहीं दिखा। वहीं इसके पहले 9 नवंबर को भी कांग्रेस ने थरूर के वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ करने वाले बयान से खुद को अलग कर लिया था। पार्टी ने स्पष्ट किया था कि थरूर हमेशा से ही अपने विचार रखते हैं और सीडब्ल्यूसी सदस्य होने के नाते ऐसा करते रहना पार्टी की लोकतांत्रिक और उदार भावना को दर्शाता है। कांग्रेस की ये प्रतिक्रिया तब आई थी जब शशि थरूर ने आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देने पर हुई आलोचना पर जवाब दिया था। शशि थरूर ने कहा था कि किसी भी वरिष्ठ नेता के लंबे कार्यकाल को सिर्फ एक घटना से नहीं आंका जाना चाहिए, चाहे वो कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो। शशि थरूर ने यह भी कहा था कि जिस तरह जवाहरलाल नेहरू के पूरे करियर को चीन की हार से या फिर इंदिरा गांधी के कार्यकाल को आपातकाल से नहीं आंका जा सकता, उसी तरह आडवाणी के साथ भी यही शिष्टाचार बरतना चाहिए। कुल मिलाकर देखें तो अपने बयानों से शशि थरूर कांग्रेस की चिंता बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। शशि थरूर खुलकर अपनी राय रखते हैं, जिसके बाद बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधने लगते हैं। वहीं कांग्रेस के दूसरे कई नेता भी इस्तीफा देकर राहुल गांधी को आईना दिखा चुके हैं। राहुल गांधी को समझ आ जाना चाहिए कि हर वक्त सिर्फ विरोध करने से लोग उनके झांसे में नहीं आएंगे। देश के लोग जानते हैं कि कौन देश के लिए काम कर रहे हैं और कौन अपने परिवार के लिए राजनीति कर रहे हैं। दर्शकों, एक बार फिर राहुल गांधी के फैसले से बीजेपी हमलावर हो गई है। दरअसल देश के नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की शपथ ग्रहण कार्यक्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की गैर मौजूदगी को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए राहुल गांधी पर निशाना साधा है। गौरतलब है कि राहुल लाल किले पर आयोजित 15 अगस्त के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। भंडारी ने अपने पोस्ट में लिखा कि भारत के नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में राहुल गांधी क्यों शामिल नहीं हुए। उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि बतौर लोकसभा में विपक्ष के नेता की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने, संवैधानिक पदों के लिए होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से दूर रहने के अलावा राहुल ने बतौर विपक्ष के नेता और क्या महत्वपूर्ण काम किए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी जब लाल किले पर समारोह का आयोजन हुआ, तब भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत राहुल गांधी इस समारोह में नहीं आए थे। उस वक्त भी बीजेपी ने राहुल पर सवाल उठाए थे। हालांकि बाद में कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा था कि जो भी विपक्ष का नेता होता है उसे आगामी पंक्ति में बिठाया जाता है, लेकिन पिछले साल राहुल गांधी को पिछली पंक्ति में बिठाया गया था, इसलिए इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल गांधी नहीं गए थे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा कि जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली। भारत और खासकर हरियाणा के लिए ये गर्व का पल है। पीएम मोदी की लीडरशिप में पूरी सरकार वहां थी, लेकिन अंदाजा लगाइए कौन बॉयकॉट कर रहा था। राहुल बाबा शायद जंगल सफारी में बिजी थे या विदेशी दौरे पे थे। दुख की बात है कि कांग्रेस ने रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के एक प्रोग्राम का भी बॉयकॉट किया। उन्होंने खानदान को संविधान के ऊपर रखा। दर्शकों, सवाल यह है कि राहुल गांधी ऐसे कार्यक्रमों से पीछे क्यों हट जाते हैं और फिर बाद में आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी की वजह से चुनाव हार रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तगड़ा सियासी संग्राम छिड़ा था। राजनीतिक पारा इस कदर चढ़ गया था कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, मगर चुनाव के नतीजे आते ही बिहार में एसआईआर का मुद्दा रातों रात गायब हो गया। वहीं अब एसआईआर की ये बयार पड़ोसी राज्य बंगाल तक पहुंच गई है। बिहार में एसआईआर सफल होने के बाद चुनाव आयोग ने देश के 11 राज्यों में जोर शोर से ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। पश्चिम
पश्चिम बंगाल का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। वहीं बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके कारण एसआईआर एक बार फिर सियासी मुद्दा बन गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि एसआईआर के कारण पूरे देश में अफरा तफरी मच गई है और इसका परिणाम क्या है। 3 हफ्ते में 16 बीएलओ की जान चली गई, जिसकी वजह हार्ट अटैक, सुसाइड और तनाव है। इसके बावजूद एसआईआर से कोई सुधार नहीं हो रहा। ये सिर्फ एक अत्याचार है, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि एसआईआर देश हित में जरूरी है। राहुल गांधी सोच रहे थे कि चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाकर वो अपने समर्थकों को ये समझाने में कामयाब रहेंगे कि चुनाव आयोग की वजह से पार्टी की हार हो रही है, लेकिन अब कांग्रेस के नेता ही पोल खोल रहे हैं, जिसके बाद पार्टी असमंजस में फंस गई है। राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि एसआईआर कोई सुधार नहीं बल्कि थोपा गया जुल्म है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने ऐसा सिस्टम बनाया जिससे वोटर थक हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। राहुल गांधी ने एक्स पर अपने पोस्ट में बीएलओ की खुदकुशी का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मची रखी है। नतीजा, 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। एसआईआर कोई सुधार नहीं बल्कि थोपा गया जुल्म है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में खलबली मची हुई है। दर्शकों, बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं हो रही। दरअसल कांग्रेस में जारी अंदरूनी विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। पार्टी ने जिन 40 से ज्यादा नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, उन सभी ने प्रदेश नेतृत्व को औपचारिक रूप से अपना जवाब भेज दिया है। इन नेताओं ने जहां अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया, वहीं प्रदेश नेतृत्व की कार्यशैली और निर्णय प्रक्रिया पर गंभीर सवाल भी उठा दिए। नोटिस का जवाब मिलने के बाद से ही प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व इन पर कार्रवाई को लेकर दुविधा में फंसी हुई है। चर्चा है कि प्रदेश नेतृत्व इस मामले में न्याय के लिए केंद्र नेतृत्व की मदद लेगा। सूत्रों के अनुसार नोटिस मिलने के बाद संबंधित नेताओं ने सामूहिक चर्चा का विस्तृत जवाब भी तैयार किया है। जवाब में नेताओं ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व ने बिना किसी अनुशासनात्मक जांच या फिर संगठनात्मक प्रक्रिया का पालन किए मनमाने तरीके से नोटिस भेजा। उनका दावा है कि इस कार्रवाई से पहले राष्ट्र नेतृत्व से भी अनुमति नहीं ली गई, जो पार्टी के स्थापित नियमों का उल्लंघन है। बागी नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष पर संगठन को व्यक्तिगत निर्णयों से चलाने का आरोप भी लगाया है। कहा गया कि पार्टी के भीतर संवाद और लोकतांत्रिक परंपराओं को दरकिनार किया जा रहा है। जिला और प्रखंड स्तर पर कार्यकर्ताओं की शिकायतों को अनसुना किया जाता है, जिससे संगठनात्मक ढांचा कमजोर हो रहा है। बागी नेताओं ने प्रदेश नेतृत्व को आरएसएस भाजपा के हाथों का खिलौना तक करार दिया है। बागी और नाराज नेताओं के जवाब मिलने के बाद प्रदेश नेतृत्व अब असमंजस में है कि आगे क्या कदम उठाया जाए। एक खेमा नाराज नेताओं पर सख्त कार्रवाई की मांग उठा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी मान रही है कि चुनावी हार के बाद पार्टी पहले से संगठनात्मक चुनौतियों से गुजर रही है। ऐसे में किसी भी कठोर निर्णय से असंतोष और भी ज्यादा बढ़ सकता है। बहरहाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का कहना है कि सभी जवाबों की समीक्षा की जा रही है और अंतिम निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व से परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। दूसरी ओर नोटिस प्राप्त नेताओं ने संकेत दिया है कि उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, तो वो आगे की रणनीति पर विचार भी करेंगे। कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस के नेताओं ने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इससे पहले बिहार में चुनाव के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने भी अपने पद से इस्तीफा देकर पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। इसी के साथ ही शकील अहमद ने परिवारवाद को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा था। ऐसे में राहुल गांधी जो हार के लिए चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ते हैं, उन्हें पहले अपने नेताओं को एकजुट रखने का काम करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें